द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने 3 नंबर वाले प्रश्न और 8 नंबर वाले प्रश्न जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। पिछले 10 सालों में सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चंस 3 नंबर और 8 नंबर में पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल किया। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से रामबाण है, ब्रह्मशास्त्र है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया इतिहास में तो ये सिंगल वीडियो बस कवर कर लीजिए, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले चैप्टर से जो है वह पुरातात्विक हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। तो पुरातात्विक जो है हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है 3 नंबर में पूछा गया है और कई बार ये 8 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान वहाँ के लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नता प्रकट करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि दो और साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। तो ये जो है समाधान और विलासिता की वस्तुएं, ये साक्ष्य है जिससे जो पुरातात्विक है उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक भिन्नता मौजूद थी। ठीक है, समाधान और विलासिता की वस्तुएं। इसी प्रकार से अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है कि क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली और हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 3 नंबर में भी और 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन देखें तो जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा अपनाए गए तरीकों को स्पष्ट कीजिए, या पुरातात्विक हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों का पुनर्निर्माण करने में कैसे सक्षम हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। जो पुरातात्विक है वो अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, या पुरातात्विक अपनी खोजों को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो खोजों को जो वर्गीकरण है, पूरा वस्तु की उपयोगिता को समझना, अप्रत्यक्ष साक्ष्य संदर्भ की रूपरेखा विकसित करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 8 नंबर में भी यहाँ से सवाल जो है आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, पुरातात्विक की समस्या इसी प्रकार देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला संबंधी लक्षण किस प्रकार नियोजन को संकेत करते हैं। तो मोहनजोदड़ो के जो है वास्तुकला संबंधी लक्षण हैं वो किस प्रकार से नगर नियोजन को संकेत करते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं ये के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक समस्या है, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की अनूठी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज की पृष्ठभूमि की समीक्षा करते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि कनिंघम भारतीय इतिहास के प्रारंभ के बारे में अपने भ्रम के कारण हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। या कनिंघम का भ्रम जो है कई बार क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पेपर में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के लिए कवर करके चलना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। इस सिंगल वीडियो को कवर कर लीजिए, एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। साल भर कुछ भी नहीं किया तो 1 घंटे की वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी मेरी, ठीक है ना। तो इसे जो आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार देखिए, ये क्वेश्चन कवर कर लेना है। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिले हैं, और इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए कि क्या हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है 8 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, ये सारे जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसकी PDF भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर से जो MCQ टाइप जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मौर्य साम्राज्य के जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ देखिए, राजधानी उसकी थी पाटलिपुत्र, और 4 इसके प्रांतीय केंद्र थे, वो कौन कौन, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी।
ठीक है, और इन सबको उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जो पौत्र है वो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, और अशोक ने मौर्य साम्राज्य में कलिंग का प्रदेश जोड़ा। कलिंग से उड़ीसा के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। तो अशोक के द्वारा, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, तो अशोक जो है उसने मौर्य वंश साम्राज्य में कलिंग प्रदेश को जोड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से जो है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैगजीन्स के अनुसार जो है, ठीक है, मैगजीन्स के अनुसार मौर्यों की सैन्य गतिविधियों का संचालन जो है एक समिति और 6 उप समितियाँ करती थी। इनमें से दूसरी उप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। दूसरी समिति क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कवर कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम इस तरह का देखिए, ये क्वेश्चन जो है मनुस्मृति जो है सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो कई यहाँ से बार बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा, तो है मनुस्मृति। और इसकी रचना कब की गई थी, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच जो इसकी रचना हुई थी, और इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से देखिए दानात्मक अभिलेख क्या है, तो दानात्मक अभिलेख किसे कहा गया, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ छोटे छोटे अभिलेखों में विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। इन्हें दानात्मक अभिलेख कहा गया है। तो दानात्मक अभिलेख से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से श्रेणी, तो व्यापारियों के संघ को क्या कहा गया है, श्रेणी कहा जाता है। और इस श्रेणी जो कच्चा माल खरीदती थी और उससे सामान तैयार करके बाजार में बेचती थी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सोने के सबसे पहले सिक्के जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुषाण शासकों ने जारी किए थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया, तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे कुषाण शासकों ने। कब, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, इसी प्रकार से अशोक को जो है क्या क्या कहा गया है, तो अशोक ने देवानिप्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की है। देवानिप्रिय का अर्थ होता है देवताओं को प्रिय, और प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों को सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। तो अभिलेख शास्त्रों की जो सीमाएं हैं उसके क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन कवर कर लेना है। फिर आप देखिए मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कीजिए, और अशोक के अभिलेखों में इनमें कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या यहाँ पे इस पर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन जो यहाँ से 8 नंबर में आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। कहाँ कितने नंबर में, 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, आसमान शासन व्यवस्था, प्रांतीय केंद्रों का चयन, आवागमन को सुचारू बनाना, और जिस प्रकार से समितियाँ और उप समितियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये जो है 8 नंबर में और 3 नंबर में इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से। इसे आपको कवर करके चलना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखिए वर्णित काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, हल का प्रचलन किया गया, कुदाल का उपयोग किया गया, कृत्रिम सिंचाई का उपयोग किया गया, और कृषि के नए तौर तरीकों का प्रभाव भी देखने को मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ तक यहाँ से इस टाइप में जो है एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए गृहपति का प्रयोग किया गया है। फिर कई बार जो है वेल्लाल या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और उदास अड़मई। ठीक, यहाँ से ये जो है कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है इस तरह से। जैसे कि यहाँ देखिए कि आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों को उल्लेख मिलता है, जैसे कि वेल्लाल यानी बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर, दास, अड़मई, ये ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिलता है। इस पर देखिए मौर्यकालीन इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। और मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त के मुद्राराग, और जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ, और अशोक के अभिलेख, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति होती है।
ठीक है। फिर गुप्त शासकों के इतिहास लिखने में सहायक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में हमें इतिहास की यानी कहाँ कहाँ से मिलती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से मिलता है देखने को। ठीक है, यहाँ देखिए ये चीज़ें जो है कवर करनी है एग्जाम के लिए। अब जैसे ये इलाहाबाद स्तंभ लेख है, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख को किस नाम से जाना गया है, इसे प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के नाम से जाना गया। और जो है प्रयाग प्रसिद्धि जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। और इसे समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने लिखा था। किसके कवि थे ये, राजकवि थे किसके, ये समुद्रगुप्त के। नाम क्या था, हरिसेन। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो यहाँ देख सकते हैं आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में यहाँ पर लिया गया है। अगला है उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुंचाई। तो वो कौन से कारक है जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध को सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुंचाई, अथवा मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, इसका वर्णन कीजिए। अथवा कि आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है। तो मगध एक शक्तिशाली जनपद है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि मगध का प्रदेश बहुत ही उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में लोहे के खदान थे जिनका प्रयोग हथियार बनाने में किया जाता था। जंगलों में हाथी मिलते थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों अनुसार बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के विस्तार में सहायता पहुंचाई। मगध की राजधानी राजगृह किलेबंद और सुरक्षित थी। और मगध की दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी। ठीक है, इसी प्रकार से स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी। तो विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी, अथवा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवांशिकता के आदर्श की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 8 नंबर में भी इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी, चाहे वह वंश परंपरा को चलाने के लिए और उत्तराधिकार संबंधित झगड़ों से बचने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से क्या संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, चर्चा कीजिए। यानी महाभारत चैप्टर से जो 8 नंबर के क्वेश्चन कन्फर्म आएगा पेपर में, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे और महाभारत के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पूर्ण होने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये चीज़ें जो है लगातार क्वेश्चन पूछी जाती रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कवर करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, महाभारत बदलते रिश्तों की कहानी है, स्पष्ट कीजिए। और इसने पितृवांशिकता के आदर्श को कैसे सुदृढ़ किया और मजबूत किया, अथवा महाभारत के संदर्भ में बंधुता के रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से देखिए अगला है कि महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्यों के अध्ययन का एक अच्छा साधन है, उचित तर्क देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर का। और इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से क्या महाभारत क्या है और इसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ, इस प्रकार क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल जो है में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई 2019 में और 21 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको कवर करके चलना है। महाभारत बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता की कहानी है, इस कथन की परख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि महाभारत जो बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता की कहानी, इस कथन की परख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर करके चलना है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला चैप्टर से कनिष्क के समय बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ, तो है सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म में महायान परंपरा का उदय हुआ है। और महायान के जो अनुयायी थे वो दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, परंतु
पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरावादी कहते। जो पुरातन परंपरा के अनुयायी थे वो अपने आप को क्या कहते थे? थेरावादी कहते थे। ठीक है, तो थेरावादी, महायान और हीनयान। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस देखिए, वैष्णववाद में कई अवतारों की इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ प्रचलित थी और इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है और ये माना जाता है कि पापों को बढ़ने पर दुनिया में अव्यवस्था और विनाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा करने के भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। फिर शुरू में जो है कुछ मंदिर जो पहाड़ियों को काट कर खोखला कर कृत्रिम गुफा के रूप में बनाए गए थे और सबसे प्राचीन जो है कृत्रिम गुफा जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविकों के लिए बनाई गई थी। तो सबसे जो प्राचीन जो कृत्रिम गुफा है वो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविकों के लिए बनाई गई थी और इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी के कैलाशनाथ के मंदिर में दिखाई देता है, जिसमें पूरी पहाड़ी को काट कर उसे मंदिर के रूप दिया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन जो कथन और कारण में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर देखिए सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए, अथवा सांची के स्तूप के अवशेषों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उचित प्रमाण देकर इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो ये 3 नंबर में भी और 8 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सांची के स्तूप में, ठीक है, जो है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका रही, ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं इतिहासकार प्राय मूर्तियों के अर्थ को समझने के लिए इसकी पुष्टि साहित्यिक प्रमाणों से करते हैं और सांची की मूर्तिकला के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, अथवा सांची और अन्य स्थानों की वास्तुकला को समझने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। उपयुक्त कथन की साधारण तर्क संगत परीक्षा कीजिए, अथवा सांची स्तूप की संरचनात्मक और मूर्तिकला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो इसे आपको जरूर कवर कर चलना है कि सांची स्तूप जो है कहाँ है। तो सांची स्तूप भोपाल स्थित राज्य में स्थित एक अद्भुत प्राचीन अवशेष है और इस स्तूप समूह में अर्धगोले के आकार का एक विशाल ढांचा और कई दूसरी इमारतें भी शामिल हैं। इसमें संरचनात्मक विशेषताएं क्या है इसकी है, तो सांची का जो प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के है और इसमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार ही बने हैं। पत्थर की वे वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशा में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। मूर्तिकला की इसकी विशेषता क्या है, तो मूर्तिकला संबंधित क्वेश्चन यहाँ से कवर किया जाता है। इसकी लोक परंपराएं क्या आ रही हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। अगला है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, अथवा वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे और स्तूप बनाने के लिए धन कहाँ से मिलता था, स्तूपों की संरचना कैसी थी, ये तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट में हमें संकलन करना है। अगला है स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई। सांची के स्तूप संरचित रहे परंतु अमरावती के स्तूप संरचित नहीं रहे, ऐसा क्यों, अथवा अमरावती स्तूप की नियति सांची स्तूप से कैसे भिन्न थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा अमरावती खोज सांची से पहले हुई थी परंतु ये अपना महत्व खो बैठा और एक महत्वहीन छोटा सा टीला बनकर रह गया। इस कथन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि सांची क्यों संरचित रही जबकि अमरावती सुरक्षित नहीं रही। ठीक है, इसी प्रकार से अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में। कब, उज्बेकिस्तान ख्वारिज़म कब हुआ था, 973 ईस्वी में। ख्वारिज़म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और अल ब्रूनी ने उस समय वहाँ उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और वह कई भाषाएं जानता था जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल थी। इसी प्रकार से 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर महमूद ने आक्रमण किया और वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया और अल ब्रूनी भी उनमें से एक था। तो अल ब्रूनी के जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, तो वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, तो अरबी में लिखी गई है। राइट,
इसकी भाषा क्या सरल है और स्पष्ट है, और एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म एवं दर्शन और त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल एवं मापन विधियों और मूर्ति कला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है। अल ब्रूनी ने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था और उसने अपनी कृतियाँ संभवतः उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। इसी प्रकार से इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या है, रेला। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या है, उसका नाम रेहला है। और यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की व्यापक और रोचक जानकारी भी देता है। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, इसलिए उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। ठीक है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मध्य एशिया होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि वह कला और साहित्य का संरक्षक, और उसने उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और कक्ष के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और उसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। तो इब्न बतूता, इसी प्रकार से इब्न बतूता की जो यात्रा वृत्तांत उसकी तुलना किससे की जाती है, तो उसकी तुलना की जाती है मार्को पोलो से तुलना की जाती है। और मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की यात्रा भी की थी। तो ये इब्न बतूता जो है हठीला यात्री भी इसको कहा गया है। तो ये सब जो है MCQ टाइप में कथन और कारण में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे MCQ में भी और कथन और कारण में और 3 नंबर में भी यहाँ से आ सकता है। तो इब्न बतूता एक हठीला यात्री क्यों था, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर में चर्चा कीजिए कि बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बर्नियर का यात्रा वृत्तांत। 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया। इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। अथवा बर्नियर के शाही भूस्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक माउंटेस्क्यू और जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। इस कथन की न्याय संगत पुष्टि कीजिए। तो ये जो है 3 नंबर में भी और 8 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों के लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछा जा सकता है और 3 नंबर भी 8 नंबर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है। अगले देखिए, तो आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास व संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके इर्द गिर्द भक्तजनों का मेला लगा रहता था। तो यहाँ से जो है 1 नंबर के MCQ भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं अलवार और नैनार संतों से। ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो नलियार द्वीप प्रबंधनम हो, किस प्रकार वेद है, ये तमिल वेद है। ठीक। स्त्री भक्ति परंपराओं का स्त्री भक्ति 2 महत्वपूर्ण कौन कौन हैं, अंडाल और अलवार स्त्री। ठीक है। तो एक अन्य स्त्री क्या है शिवभक्त, उसका नाम है करक्कल अमैयार। ठीक है। तो इस वाले पोर्शन जो है ना आपसे जो है MCQ टाइप में बहुत से क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस वाले पैरा को आपको MCQ के हिसाब से जरूर पढ़ लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण, हर एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, इसे जरूर आपको कवर कर चलना है। इस प्रकार से देखिए, कबीर अथवा बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस प्रकार संप्रेषण हुआ। तो कबीर और गुरु नानक से 3 नंबर वाले में और 8 नंबर वाले कोई भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, चाहे वो कबीर दास जी का हो या गुरु नानक से संबंधित हो।
तो कबीरदास के जो जो उनके उपदेश हैं तो वहाँ से पूछ सकता है, बाबा गुरु नानक से पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस वजह देखिए, तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान संबंधों की पहचान कीजिए। तो तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान संबंधों की पहचान कीजिए। अलवार और नैनार संबंध, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने की थी। इसी प्रकार से 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान युद्ध कला कुशल और सेना पर आधारित थी और इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से उत्तम घोड़ों का आयात बहुत ही महत्व मान रखता था। आरंभ से इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का एक नियंत्रण था और स्थानीय व्यापारी, जिन्हें कुदरई चट्टी तो घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, इसी व्यापार में भाग लिया करते थे। ठीक, विजयनगर का पहला राजवंश संगम राजवंश था और इस वंश ने 1485 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने तुलुओं ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे। 1503 सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने शासन किया। उसके बाद कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो कृष्णदेवराय था वो तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो कृष्णदेव को कुछ शानदार मंदिरों का निर्माण और कई महत्वपूर्ण मंदिरों के भव्य गोपुरमों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप क्या बसाया, नगरमपुरम उपनगर भी बसाया था। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं 1542 तक केंद्र पर अरविंदु वंश का नियंत्रण स्थापित हो गया और 17वीं शताब्दी के अंत सत्ता पर इसी वंश का शासन रहा। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजा तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी और यहाँ उसे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने बुरी तरह हराया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे खूब लूटा। कुछ ही वर्षों में शहर पूरी तरह से उजड़ गया। इसी प्रकार से साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख शामिल थे। इन प्रमुखों को नायक कहा जाता था और ये प्रमुख प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। ठीक, इसी पर अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक नई राजनीतिक खोज थी और इस प्रणाली के कई तत्व जो है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। इस प्रकार देखिए, अमर नायक जो है वो सैनिक कमांडर थे। उन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र भी दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पियों और व्यापारियों और भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व को कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग जो है राजकोष में जमा करवाते थे। उनके दल आवश्यकता के समय विजयनगर के शासकों को भी प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमर नायक जो है राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी इस स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे। ठीक, ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मंदरा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, हम्पी के भग्नावशेष किस प्रकार और कब अस्तित्व में आए, संक्षेप में उसका उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में क्वेश्चन जो है इस प्रश्न को पूछा गया कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किस प्रकार अस्तित्व में आए। स्थापत्य में कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया और उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है। विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, की विशेषता क्या है। विट्ठल मंदिर की विशेषता क्या है। विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो विजयनगर साम्राज्य वाले चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। समान विशेषता दोनों में क्या है। फिर विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा व्यक्त किए गए किन्हीं 4 पहलुओं पर प्रकाश डालिए, अथवा अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेश विजयनगर की
किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 नंबर में भी और 8 नंबर में से 3 नंबर में भी और 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। विजयनगर प्रशासन में नायकों और अमान्य नायकों की क्या भूमिका थी? अमान्य नायक प्रणाली क्या थी? नायक प्रणाली क्या थी? फिर देखिए मुगल काल जो है, मुगल काल में 16वीं और 17वीं शताब्दी में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आ गया, चाहे वो आईन अकबरी से हो, ठीक है, या मुगल काल से हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आईन अकबरी से पूछ सकता है, मुगल साम्राज्य की ग्रामीण व्यवस्था से, जमींदारी व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलने हैं। फिर देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोरदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा गांव में जोरदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो कैसे होती थी? 18वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों को के अधिकारों को निसंदेह कमजोर कर दिया। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो इसी प्रकार जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तो जमींदार लोग जो थे अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसे प्रतिक्रिया दी? फिर देखिए संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? अथवा 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों और जमींदारों का प्रतिरोध क्यों किया? स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दक्कन के रैयत किसान जो है ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? अथवा 1830 के पश्चात ऋणदाताओं द्वारा ऋण देने से इनकार करने पर रैयत समुदाय द्वारा अनुभूत अन्याय की तर्क संगत समीक्षा कीजिए। ये 3 नंबर में और 8 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फिर देखिए इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है, दक्कन दंगा 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? रैयतों ने हिंसा के रूप क्यों लिया? फिर देखिए 5वीं रिपोर्ट इंग्लैंड में वाद विवाद का आधार क्यों बनी? स्पष्ट कीजिए। अथवा 5वीं रिपोर्ट क्या थी? इसका क्या उद्देश्य था? इसकी आलोचना किस आधार पर की गई? तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है 8 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। 8 नंबर में 5वीं रिपोर्ट से। उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। और 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? अथवा 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दिए? परख कीजिए। अगला है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? अथवा 1857 के विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियों की परख कीजिए, ठीक है। तो मार्शल लॉ और मुकदमे चलाए गए, सैनिक कार्रवाई की गई, कूटनीति का प्रयोग किया गया। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? और किसान, तालुकादार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? और 1857 विद्रोह में अवध के तालुकादारों की सहभागिता की जांच कीजिए। एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है कि अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में सहायक संधि क्या थी? ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सहायक संधि क्या थी? और 1857 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तालुकादारों को किस प्रकार सत्ता छीनी? ठीक है, तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 3 नंबर वाले जो आपका जो है 22 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन है, 22 से 27 26 तक जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह गिलास का फल चेरी एक दिन हमारे
मुंह में आकर गिरेगा, इस संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अधिग्रहण का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और ये 3 नंबर में भी आ सकता है ये। अगला देखिए, लॉर्ड डलहौजी की अवध अधिग्रहण नीति की आलोचनात्मक परख कीजिए, अथवा लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति ने अवध के लोगों में असंतोष किस प्रकार पैदा किया, परख कीजिए। फिर देखिए, 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। 1857 के विद्रोह के विस्तार एवं प्रसार में अफवाहों और भविष्यवाणियों की क्या भूमिका रही? 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, और 8 नंबर में भी आ सकता है ये। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला, अथवा महात्मा गांधी के आगमन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को किस प्रकार व्यापक बनाया? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मस्ट डू क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन को जन आंदोलन क्यों माना गया? 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए कई कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये यहाँ से 8 नंबर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगला है कि परख कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, और आप यह कैसे सोचते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसे जरूर कवर के, मस्ट डू क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता किस प्रकार बनाया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय गांधी जी को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। 8 नंबर में आता है, विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्दों को किस तरह परिभाषित कर रहे थे? प्रांतों के लिए ज़्यादा सख्त पक्ष में क्या तर्क दिए गए? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? भारत के विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर और भड़कने लगे थे। कथन की जांच कीजिए। पृथक निर्वाचिका की समस्या संविधान सभा के सामने बहुत ही जटिल समस्या थी। इस प्रश्न पर हुए वाद विवाद की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 8 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए जरूर कवर करना है। फिर देखिए कि भारतीय संविधान किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा संविधान सभा ने केंद्र की शक्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में आते हैं पेपर में। तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 22 क्वेश्चन से शुरू होते हैं 27 क्वेश्चन तक, फिर 28 से लेकर 30 नंबर तक, यानी 8 तिरिक 24, और ये टोटल जो है लगभग अगर हम बात करें इसमें आपके पूरे 60, यानी अगर 50 से लेकर 60 नंबर तक के पूरे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम इस सिंगल वीडियो में, यानी जो 40 मिनट की वीडियो है। तो बस आपको 40 मिनट की वीडियो एंड तक देख लेनी है, और उसके बाद आप इतिहास के पेपर में 80 में से 80 नंबर कन्फर्म ला रहे हैं। इससे पहले जो है हमने MCQ भी कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे मानचित्र वाले क्वेश्चन को। तो मानचित्र वाले क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा।
आपके एग्ज़ाम के लिए द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पूरी तरीके से तत्पर है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला सके, और ये हमारा प्रयास है और हम हमेशा करते आ रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें होगा तो इसमें 4 चाँद लग जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।